अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज काफ़ी टाइम के बाद डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने जॉइन किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया और नया साल मुबारक हो आपको। आपको भी नया साल मुबारक। आपके सुनने वाले जो हैं दरकिस्त उनको उनको भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो। लेट्स होप इस साल कोई पीस की बात हो, अमन की हो, समझ की हो, हुँ। और ये जो पागलपना दोनों तरफ नजर आता है ये कम हो। बिल्कुल सर, ये चीज़ ज़रूर कंट्रोल होनी चाहिए। आज सर हम बात करेंगे 1984 में सिखों के जी, साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में अक्सर जी। बात होती रहती है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे असल में हुआ क्या था और वो सारा जो कुछ जिस तरीके से उनको मारा गया, जेनोसाइड हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ और किसने किया? अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है हुँ, कि 1947 में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई तो पंजाब की भी पार्टीशन हुई। ठीक है। पंजाब का वन थर्ड तकरीबन इंडिया को मिल गया, जिसे ईस्ट पंजाब कहा गया, और बाकी इलाका पाकिस्तानी पंजाब बना, वेस्ट पंजाब। पंजाब में ही कत्लेआम पार्टीशन के दौरान में सबसे ज्यादा हुआ। 80% जो डेथ्स हुई आउट ऑफ 1 मिलियन वो पंजाब में हुई, और 15 मिलियन जो लोग बेघर हुए उनमें से 10 मिलियन सिर्फ पंजाब में से थे। तो पंजाब का अलमिया तो बहुत बड़ा है। वो पार्टीशन के वक्त हुआ ये कि सिखों के अंदर एक सोच पैदा हुई कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, सिखों को क्या मिला इसके अंदर। तो अकाली मूवमेंट एक जो है 1920 में शुरू हुई थी। सिखों को सिख जो थे उनके जो टेम्पल्स थे, गुरुद्वारे, उनके ऊपर जो प्रीस्ट बैठे हुए थे वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और उसके अंदर कुछ तो सिख थे भी नहीं, बाय कन्विक्शन देवर हिंदूज, महंत कहते थे उन्हें। तो उसके खिलाफ सिखों की एक मूवमेंट हुई, और 1925 में जाके फिर बरतानवी हुकूमत ने सिख गुरुद्वारों का जो कंट्रोल है वो सिखों को दे दिया, और वहाँ पे एक कमेटी बनी जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स आ गई। वो सारे गुरुद्वारों को कंट्रोल करते थे। ठीक है। 47 के वक्त जो लीडरशिप सिखों की थी वो वेस्ट पंजाब के थे मास्टर तारा सिंह, जो बाई कास्ट खत्री थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो ईस्ट पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी सिखों की थी वो सिख जाट थे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द खत्रीज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड द जाट्स ऑफ ईस्ट पंजाब सिखों के अंदर भी चला। लेकिन अकालियों ने पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन, क्योंकि वो कंट्रोल करते थे सारे टेम्पल्स, तो उनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी बहुत थी। लेकिन शुरू में हुकूमतें जो हैं पंजाब के अंदर वो कांग्रेस फॉर्म करती रही। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस की सपोर्ट जो है सिखों के अंदर जाट्स में कम थी, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। ज्यादातर वो थी रामगढ़ियों में, रामगढ़िए यानी तो कारपेंटर्स, और साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो सपोर्ट थी वो मजहबी सिखों में, जो फॉर्मर अनटचेबल कास्ट से थे। तो सिखों की ये जो है ना कास्ट कंपोजिशन, इसके साथ वहाँ की पॉलिटिक्स भी चलती थी। हुआ क्या कि मिसेस गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी के बाद या उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने पंजाब के अंदर भी कोशिश की कि कांग्रेस का पूरा कंट्रोल हो जाए, और एक सिख प्रीस्ट को, संत जरनैल सिंह भंडरांवाले को उन्होंने प्रमोट किया, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, ज्ञानी जैल सिंह, उनके जरिए भिंडरांवाले को अकालियों के खिलाफ तैयार किया। उसके बाद मिसेस गांधी लॉस्ट द इलेक्शन, और जब वो दोबारा इलेक्ट होके आई
तो बाय दैट टाइम बिंद्रा वाले हैड बिकम अ पावर इन हिज ओन राइट। ठीक है। तो सिखों में एक, अच्छा उससे पहले एक और मूवमेंट का भी जिक्र होना चाहिए। पार्टीशन हो गई, हिंदुस्तान के अंदर जुबान की बुनियाद पे उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया इंडिया को, अपने जो उनके स्टेट्स कहलाती हैं ना, जिस तरह महाराष्ट्र एक स्टेट है, बंगाल है। तो पंजाब के ऊपर झगड़ा पड़ा कि जी जो सिख लीडरशिप थी ना, उन्होंने कहा कि जी हमें तो पंजाबी स्पीकिंग जो इलाके हैं पंजाब के, वो पंजाब के अंदर होने चाहिए। और यहाँ नहीं, दो जुबानें उन्होंने रखी यहाँ के लिए, हिंदी भी और पंजाबी भी। सिख लीडरशिप जो थी अकालियों की, इन्होंने कहा कि नहीं जी, पंजाब के अंदर तो पंजाबी होनी चाहिए, वाई हिंदी, वी डोंट वांट हिंदी। तो वो पंजाबी सूबा मूवमेंट वहां पे चली कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल का पंजाब सूबा बने, जो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है शुरू में रेजिस्ट करती रही। लेकिन 1965 वॉर में, क्योंकि ये जंग पंजाब के दोनों बॉर्डर पे हुई और सिखों ने इंडिया की तरफ से फौज के अंदर पूरा भरपूर हिस्सा लिया, तो मिसेस गांधी जो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने सिखों की बात मान ली और पंजाबी सूबा बना दिया गया। लेकिन पंजाबी सूबा बनाते हुए जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग इलाके थे ना पंजाब के अंदर, पुराने पंजाब के अंदर, मसलन ये हिंदी स्पीकिंग या हरियाणवी स्पीकिंग, जिसे आज आप हरियाणा कहते हैं, वो उनसे पंजाब से छीन के हरियाणा एक और प्रोविंस बना दिया गया, स्टेट। और कुछ इलाके जो हैं शिमला के, उससे पहले शिमला वाज पार्ट ऑफ पंजाब, वो एक और स्टेट बना दी गई, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब हुआ ये कि इस पंजाब के अंदर जो बाद में 66 में वजूद में आया, इसके अंदर सिखों की मेजॉरिटी 57 से 61%, डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। 38% हिंदूज, बाकी जो रह जाते हैं वो क्रिश्चियंस और थोड़े से मुसलमान जो हैं, इस तरह बनती थी। भिंडरावाले when he emerged through Mrs. Indira Gandhi as a challenge to the अकालीज, तो उसने, अब एक प्रीस्ट जो है वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि जो सिख हैं नौजवान, वो सिक्खी से दूर जा रहे हैं, जैसा हमारे मौलवी कहते हैं कि हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वापस आए आप खालसा सिख, यानी गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जो टीचिंग्स हैं उसके मुताबिक। तो वहां पे एक और सेक्ट था, जिस तरह हमारे यहाँ एमडी एक सेक्ट है ना, वहां पे एक सेक्ट था निरंकारियों का। सिखों के अंदर 10 गुरु जो हैं, उसके बाद कोई और गुरु नहीं आएगा। जो उनकी होली किताब है ना, अधि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ कहते हैं, वो उसे कहते हैं, वो हमेशा के लिए परमानेंट गुरु अब वो किताब है। लेकिन निरंकारियों ने कहा कि नहीं जी, ऐसे तो नहीं होता, हर दौर का एक गुरु होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारे मुसलमानों के अंदर जिस तरह इस्माइलियों के अंदर है ना कि द इमाम इज ऑलवेज प्रेजेंट। शियों का इमाम जो है वो एट द एंड ऑफ टाइम आएंगे, इमाम मेहदी। और सुन्नियों में है कि वो जब आएंगे, लेकिन वो ना शिया होंगे ना सुन्नी होंगे, वो मुसलमान होंगे, इस किस्म की कुछ बातें हैं। तो सिखों के अंदर ये रेप्लिकेट होती है कि गुरु गोबिंद से खत्म नहीं होती, एन इमाम शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट। निरंकारियों का झगड़ा फिर भिंडरावाले से हुआ और भिंडरावाले ने उनके खिलाफ खासी मुहिम जब शुरू की, तो ईस्ट पंजाब के अंदर अकालियों से पावर ज्यादा भिंडरावाले की बनती गई। लेकिन जैसे जैसे भिंडरावाले की पावर बनती गई, जो सिख बाहर बैठे हुए थे कनाडा में और यूके में, उन्होंने कॉल दे दी कि जी हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हमें आप खालिस्तान दें। वहां से कॉल आई खालिस्तान बनाने की, और भिंडरावाले ने भी वही आर्गुमेंट शुरू कर दी लेनी। 1974 में आनंदपुर साहिब का एक रेजोल्यूशन पास किया गया। आनंदपुर साहिब इज इन ईस्ट पंजाब, वो भी एक होली प्लेस है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह ने एक सरमन दिया था। ठीक है। वहां पे डिमांड की गई कि जी पंजाब को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और अमृतसर को सेक्रेड सिटी ऑफ सिखिज्म करार दिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर
कोई बाय लॉ सेक्रेट सिटी नहीं है। जिस तरह हरिद्वार जो है हिंदुओं का, वो बाय लॉ नहीं है, बाय पॉपुलर बिलीफ है कि वो सिखों का, जिस तरह हमारा मक्का मदीना है ना, उनका ये है, ठीक है। तो ये 3-4 डिमांड थी, और ये थी कि जो डेट्स हैं, वहां पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। अब कई बातें हैं जो बताने वाली हैं कि 1960s में बहुत फूड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम था इंडिया के अंदर। तो तो वहां पे पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी लाई गई। उसके बाद हुआ क्या कि वहां के जो सिख जाट है ना, जो बहुत गरीब थे, वो बहुत अमीर हो गए, क्योंकि वहां की प्रोडक्शन सारे हिंदुस्तान में बिकनी शुरू हो गई। और उनमें जब पैसा आ जाता है तो अयाशी भी साथ साथ चलती है, ड्रिंकिंग बहुत हो गई। मुझे याद है जब मैं गया ईस्ट पंजाब, तो जिस गांव में जाएं, सबसे पहले एज यू एंटर द विलेज, तो इश्तिहार बड़े बड़े लिखे हुए थे कि विस्की जो है इस्लामी, उसकी ये कीमत, और बाकी जो ड्रिंक्स है। आई वाज शॉक्ड कि ये क्या भाई, हुआ क्या कि ये जो सिख पेजेंट्री थी, जो पहले गरीब थी 47 में, उसके पास बहुत पैसे आ गए, और उनके लड़के जो हैं वो, ये जो कहते हैं खेती बाड़ी करने के हक में नहीं थे। दे स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ। कई लोग उनमें कनाडा भी चले गए, कनाडा में सिख बहुत गए हैं उस दौर में। तो ये खालिस्तान की मूवमेंट जो है, कनाडा, यूके और नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुई कि हमें भी अपना मुल्क दिया जाए, और भिंडरावाले के जरिए ये खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो अ, तकवीत पकड़ती गई। होता क्या है कि 1982 में फिर मिसेस इंदिरा गांधी टेक सम एक्शन, और 1-2 साल के बाद, आई थिंक 2 जून को 1984, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं अभी चेक कर लेता हूं, मैंने अपने पास किताब खोली हुई है। मिलिट्री एक्शन हुआ। ये था कि भिंडरांवाले और बाकी मिलिटेंट सिखों ने बेतहाशा वेपन्स गोल्डन टेम्पल के अंदर, उन्होंने अपना वो एक फोर्ट्रेस बना ली। मैंने आपके प्रोग्राम के लिए इससे पहले चंद वीडियोस भी देखे कि उसके बाद क्या बातें हुई हैं। तो कुछ जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं जो इस ऑपरेशन के खिलाफ थे, वो कहते हैं कि ये आज तक समझ नहीं आई कि इतने ज्यादा वेपन्स जो हैं वो गोल्डन टेम्पल में कहाँ से आ गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इंडियन जो है सीक्रेट सर्विसेज, उन्होंने ही प्रोवाइड किए। आई एम नॉट टेकिंग अ पोजीशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बातें क्या हुई, क्योंकि वहां पे उन्होंने पूरे मोर्चे बना लिए हुए थे। तो फिर 2 जून को जो मिलिट्री एक्शन हुआ, उसके अंदर टैंक भी इस्तेमाल भी हुए, उनमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी वो ले गए गोल्डन टेम्पल के अंदर। और जाहिर है जब एक पूरी बटालियन जो है आर्मी की, उसके साथ एक गोल्डन टेम्पल के अंदर अगर कोई जंग लड़ेगा तो कितनी देर लड़ेगा। दे वर डिफीटेड, भिंडरावाले वाज किल्ड, मेनी अदर्स वर किल्ड। और अब उसके ऊपर जरा बैकग्राउंड देखें। व्हेन मिसेस गांधी वाज प्लानिंग द मिलिट्री एक्शन, कई लोग जो पंजाब की सिचुएशन को और सिखों की जो हिस्ट्री है मिलिटेंसी की जानते हैं, उन्होंने कहा था कि आप कोई और हथियार इस्तेमाल करें। मसलन एक एक तरीका इस्तेमाल, क्योंकि आप इस्लामाबाद में रहती हैं, तो जो लाल मस्जिद वाला केस हुआ है वो कंपेरेबल है। कईयों ने उन्हें कहा कि आप यूं करें कि ये जून का महीना है, पानी बंद कर दें और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें, विद इन अ फ्यू डेज तो लोग खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगे। सो अ मिलिट्री एक्शन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि गोल्डन टेम्पल पे हमला होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि काबे पे ऊपर आप हमला कर दें, तो सिखों बिल्कुल। में इसमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा होगी। लेकिन मिसेस गांधी डिडंट लिसन टू एनीवन। उनका एक बेटा जो है संजय गांधी, बहुत, ही वाज वन ऑफ दोज हु वांटेड मिलिट्री एक्शन। इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक आई के गुजराल, जो पंजाब जेलम से हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा, मैंने उसे बताया इंदिरा गांधी को, डोंट डू दिस, दिस विल कॉस्ट यू अ लॉट। खुशवंत सिंह जो कि वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी, सिख राइटर, और
उन्होंने भी कहा कि मत करेंगे मिलिट्री एक्शन, ट्राई सम अदर वेज, बट द गवर्नमेंट वाज डिटरमिन्ड टू डिफीट भिंडरावाले एंड हिज मिलिटेंसी। वो डिफीट तो हो गई, लेकिन उसके बाद फौज के अंदर कई लोगों ने अपने नौकरियों को रिजाइन कर दिया। कुछ लोगों ने फिर बब्बर खालसा और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस ने टेररिज्म की अ, सिख गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, ये भी कहना चाहिए कि भिंडरांवाले के पे जब तक हमला नहीं हुआ तो दोनों तरफ से टेररिज्म हुई, स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट भिंडरांवाले सपोर्टर्स एंड भिंडरांवालों का हिंदुओं के खिलाफ ईस्ट ईस्ट पंजाब के और उन सिखों के जो खालिस्तान के हक में नहीं थे। उन्होंने कई सिखों को भी मार दिया। तो दोनों तरफ से टेररिज्म भी हुई, बट अल्टीमेटली दिस वाज डिफीटेड। अब होता ये है कि विक्ट्री तो हो गई, लेकिन मिसेस गांधी को के साथ फिर बदला लिया गया। आई थिंक अक्टूबर 31 डेट है या कुछ, जब उनके दो बॉडीगार्ड जो थे, एक जाट था और एक अनटचेबल यानी मजहबी सिख था, बेअंत सिंह। इन दोनों ने कंस्पिरेसी करके उन्हें गोली मार दी एंड शी वाज किल्ड। तो जब ये हुआ तो खास तौर पे दिल्ली के अंदर और ये ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के कई जो लोकल लीडर्स थे ना, उनमें से कईयों के नाम हैं। उन्होंने इश्तिहाल दिलाया, ये जो होते हैं ना मोहल्लों के अंदर गुंडा एलिमेंट, अनपढ़ और ये रफ नेक्स जिसे हम कहते हैं, जो कहीं भी आपको मिल जाएंगे। उन्होंने फिर हमला करके कई हजार सिख मार दिए। ऑफिशियली पता नहीं क्या फिगर है, 3,000 कहा जाता है, लेकिन सिखों से पूछे तो उन्होंने कहा कम से कम 10,000 सिखों का कत्लेआम उन राइट्स के अंदर हुआ, मॉब अटैक्स के अंदर हुआ। ये मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है, अब आप सवाल करें। बिल्कुल सही। लेकिन सर अब यहाँ पे पाकिस्तान में असल में बहुत से लोगों ने कहा कि हम ये हिस्ट्री को सुनना चाहते हैं, हमें ठीक से ताकि हम समझ सकें, इसलिए मैंने आपसे आज ये पूछा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक खास किस्म की अटैचमेंट जो है वो अक्सर दिखाई जाती है, चाहे वो सिख मूवमेंट, चाहे जैसे कहना चाहिए खालिस्तान की हो या इस किस्म की। ये भी सुनने में आया कि जी वोटिंग हो रही है यूके में या इंग्लैंड में कहीं पे, समझे यूरोप में। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस सब चीजों में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व क्यों कर रहा है? देखें, जब ये खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी ना, अभी हमले नहीं थे हुए, अभी ये किलिंग हो रही थी, यानी टेररिज्म दोनों तरफ से हो रहा था। स्टेट टेररिज्म, पुलिस टेररिज्म अगेंस्ट द सिख्स, और सिखों की टेररिज्म अगेंस्ट द पुलिस एंड सिख्स हु वर अगेंस्ट खालिस्तान मूवमेंट, और जो पंजाब के हिंदुओं में। हाँ जी, मसलन वहाँ का अखबार था जिसके एडिटर थे जगत नारायण, उनका कत्लेआम किया गया, फिर उनके बेटे को मार दिया गया। ये बड़े उस जमाने के केसेस हैं। उस ज़माने में भी जब ये खालिस्तानी छुपने के लिए कहीं भागते थे, तो ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाते थे और पाकिस्तान में इनको पनाह दी जाती थी। आईएसआई का एक कर्नल हमेशा इनके साथ होता था। हाउ डू आई नो इट? उस ज़माने में मैं रिसर्च कर रहा था अपनी खालिस्तान की मूवमेंट पे, और ये जो उस ज़माने में ये चल रही थी, बट आई वांटेड टू, मेरी पीएचडी हो गई थी, आई वाज स्टिल रिसर्चिंग इट। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें वो जो मिलिटेंट आते हैं उनसे मिलवा भी दें, और जो कर्नल उनके साथ होता है उनसे भी मुलाकात करा दें। मैं कहा नहीं यार, ये ना हो मेरे पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट लग जाए और बाद में इंडियन गवर्नमेंट लग जाए। मैं प्रिंटेड मटेरियल इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिन लोगों ने कत्लेआम में हिस्सा लिया है, कोई भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू देम। ये बाद में मेरे साथ हुआ था 2017 में, जब मैं लाहौर में था, तो किसी ने कहा कि अगर आप चाहें तो हाफिज सईद से आपकी मुलाकात करा दें, ये साथ ही रहते हैं। मैं कहा नहीं, मेरी तौबा, मैं नहीं। आईएसआई मेरे पीछे लग जाए, सीआईए मेरे पीछे लग जाए, और मैं आई डोंट वांट टू डू दैट। हाँ, बिल, तो ये है बैकग्राउंड, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू कैन 100% टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान का क्या एक कंक्लूजन है, देखें, पाकिस्तान की एक रिजेंटमेंट जो है ना, अपनी तरफ से वो उसका बदला ले रहे हैं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान की इंटरवेंशन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना।
अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर सकता है, तो हमें क्या हक नहीं कि अगर इंडिया टूटता है तो हम वहां पे जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं उसकी मदद करें। फर्क इतना है कि ईस्ट पाकिस्तान के टूटने में मसला ये था कि बीच में 1000 किलोमीटर या मील इंडियन टेरिटरी थी और पाकिस्तान आर्मी वेस्ट पाकिस्तान में बैठी हुई थी। ईस्ट पाकिस्तान में 40-46,000 जो हमारी सोल्जर्स थे, उनको ना सप्लाई जा सकती थी, ना उनको मजीद फौज भेजी जा सकती थी। तो वहां पे डिफीट होना आसान था। अब पूरे इंडिया के अंदर आप अगर खालिस्तानियों की मदद करना भी चाहें कि वो तोड़ दें इंडिया को, तो आप कैसे करेंगे? इंडिया के तो सारे ईस्ट पंजाब के अंदर उनकी छावनी है, उनकी प्रेजेंस आर्मी की बहुत ज्यादा है। सो मिलिटरीली इफ आई वर टू आस्क वर टू गिव अ पोजीशन, आई वुड से इट्स नॉट पॉसिबल। आप आप जो मर्जी कर लें। देखें, जब ये खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी तो मैंने ये भी, मुझे यहाँ पे कुछ सिख खालिस्तानी आए हुए थे अपना अमेरिका से, जिन्होंने ड्रंक होके मुझे कहा, जी आपको नहीं पता, हमें प्रेसिडेंट रेगन ने ओवल ऑफिस में बुला के तो कंधे पे हाथ रख के कहा था, बॉयज यू आर डूइंग वेरी वेल, वी आर सपोर्टिंग यू। तो उस हम्म। जमाने में ये था कि इंदिरा गांधी का सोवियत यूनियन के साथ 70 ईयर वो क्या था, 25 ईयर्स ऑफ पीस ट्रीटी था, जिसकी बुनियाद पे ईस्ट पाकिस्तान टूटा था। तो वो प्रो सोवियत गिना जाता था। हाँ, तो हो सकता है अमेरिका की भी सपोर्ट इन खालिस्तानियों को हो, लेकिन अब तो पूरा अमेरिका भी इंडिया के साथ है और रूस भी जो है वो इंडिया के साथ ही है इन मामलों में। तो मगर तो खालिस्तान की मूवमेंट को कौन सपोर्ट करेगा? क्या चाइनीज करेंगे? तो वो किस तरीके से करेंगे? बाई लेकिन सर बांग्लादेश की जो आप बात कर रहे हैं सर, तो वो तो हमें अब बहुत हद तक पता लग चुका है कि वो हमारे अपने ही करतूत थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश में ना, उसमें भारत का इतना कोई खास हाथ नहीं है। अब तो लोगों ने हिस्ट्री को समझ लिया है कि हमारी गलती थी जिस तरह से हम उन्हें ट्रीट करते थे। बेशक आप दुरुस्त कह रही है। मैंने तो कहा है कि हम जस्टिफाई अपनी इन्वॉल्वमेंट हाँ, खालिस्तान में किस तरह करते हैं। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट जस्टिफाइड होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कहता हूं इनकी सोच ये है कि उन्होंने हमारा पाकिस्तान तोड़ा, हम उनका इंडिया तोड़ेंगे। मैंने कहा है कि पाकिस्तान वहां पे तोड़ना आसान था, जिस तरह अब अगर ये बलूचिस्तान में इंडिया चाहे पाकिस्तान को तोड़ना तो आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री वहां पे एकदम आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये वहां पे नहीं था हो सकता। इसी तरह अगर आप ईस्ट पाकिस्तान में कोई खालिस्तान की एक और मूवमेंट चलती है, तो पूरी इंडियन आर्मी के साथ आपको जंग करनी पड़ेगी ना। तो कश्मीर में आप कुछ नहीं कर सके तो ईस्ट पाकिस्तान में, अपना ईस्ट पंजाब में आप कैसे कर लेंगे? एंड मे आई टेल यू, सिखों के अंदर खालिस्तानियों की सपोर्ट कोई ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 20-25% से ज्यादा नहीं होगी। ज्यादातर सिख जो हैं वो दे वांट पीस, और दे डोंट वांट के एक फैनेटिकल सिख मूवमेंट दोबारा उन पे वो क्या कहते हैं कैप्चर कर ले। तो इस किस्म की वहां पे खालिस्तानियों के लिए सपोर्ट भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रामगढ़िए और मजहबी सिख, उनकी सपोर्ट तो खालिस्तानियों के अकालियों के साथ कभी नहीं हुई, खालिस्तानियों के साथ कभी नहीं हुई। अब ये कहाँ पे कर लेंगे? सो इट इज एन इम्पॉसिबल मिशन। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिखों की सपोर्ट करके, करतारपुर सिंह का ये सारा कुछ करके, तो सिखों को आप अपने साथ ले आएंगे और इंडिया को तोड़ लेंगे। मिलिटरीली दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पाकिस्तान की एग्जैक्टली। इन्वॉल्वमेंट तो है। हाँ। हाँ, इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा से रही है, लेकिन सर लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूंगी आपसे कि बेनजीर भुट्टो के ऊपर भी ये इल्जाम आया था कि उन्होंने कोई लिस्ट थी सिखों की जो कि इस मूवमेंट में थे, और वो उन्होंने राजीव गांधी को दी थी, जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर हमें मौका मिला तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बेनजीर को उस टाइम पे इस किस्म की बातें की जाती थी, जी। जो ये खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं। तो इस पे क्या समझते हैं आपके, वाकई में ऐसा हुआ था? कोई लिस्ट दी गई थी बेनजीर भुट्टो की तरफ से? देखिए, कहा तो यही जाता है। हम्म। 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिस इज जनरली बिलीव टू बी द केस। और सुने एतजाज एहसन जो उनके एडवाइजर थे, उनके जरिए ये लिस्ट दी गई थी। बट एज आई से इट, आई एम रिलाइंग ऑन माई मेमोरी
एंड मेमोरी कैन प्ले ट्रिक्स, ठीक है। लेकिन ये एक जनरली बिलीव्ड है कि वन राजीव गांधी केम टू इस्लामाबाद ना जी, जब ये पहली दफा मिले हैं, शी वाज प्राइम मिनिस्टर, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे और सार्क की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे कहा जाता है ये लिस्ट दी गई थी या नहीं, आई हैव नो वे ऑफ नोइंग इट, बट दिस इज पॉपुलरली एक्सेप्टेड कि ऐसे हुआ था। बिल्कुल, तो इसकी वजह से तो सर ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा था खालिस्तान को, अगर इस तरह की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। नहीं, वो सिर्फ बेनजीर भुट्टो की हुकूमत नहीं थी कर रही। हम्म, अच्छा, जब वो, ओके। तभी तो 2 साल के बाद उसकी छुट्टी भी तो हो गई ना, उसे निकाल दिया था फिर। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पावर में होती है उसकी एक पोजीशन होती है, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो एक्चुअली फैसले करती है वो बिल्कुल एक और चीज है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट द सेम एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। बिल्कुल। इतना फर्क है ना पाकिस्तान में। इंडिया में अभी तक जो सिविलियन सुप्रेमेसी जिसे कहते हैं वो कायम है। उन्होंने कई अपने जनरल जो उन्होंने देखा है कि बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, उनको निकाल भी दिया है, और तो वहां पे अभी तक सिविलियन सुप्रेमेसी जिसे कहा जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो कायम है। हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं हुई। जब किसी सिविलियन रूलर ने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, अभी नवाज शरीफ की भी छुट्टी तो इसी बुनियाद पे हुई है ना। हालांकि पाला तो इसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, लेकिन जब वो जरा इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए तो ही वाज बिल्कुल। डिस्कार्डेड। ऐसे ही होता है। पाकिस्तान की पोजीशन ये नहीं है। बेनजीर मे हैव डन इट, एंड आई थिंक वेरी लाइकली सच ए लिस्ट वाज गिवन, बट साथ ही उसकी छुट्टी भी तो हो गई ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, काफी चीजें समझने का मौका मिला आपसे। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, सो मोस्ट काइंड। वेलकम जी, थैंक यू सो मच।